हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एसएस टज़ू ने अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ उस लड़की को वहां पे सील कर दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ उसकी ब्लैक करप्शन पावर को भी वहां पे पूरी तरह से सप्रेस कर दिया था, जिसकी वजह से एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वो लड़की भी वहां पे पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ इस एपिसोड की शुरुआत में हमें थर्ड मरीडियन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लड़की अभी भी काफी ज्यादा घबराई हुई दिखाई दे रही थी। और जब एसएस टज़ू और बन्ने क्रो वहाँ पे उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, तो वो लड़की वहाँ पे चलाते हुए उन लोगों से कहने लगी थी कि नहीं, मेरे पास मत आना, रुक जाओ, वहीं पे रुक जाओ, मैंने कहा ना मेरे पास मत आना, मेरे करीब आते तुम लोग बहुत ही भयानक तरीके से मारे जाओगे। और ये कहकर वो लड़की खुद ही वहाँ पे उनसे दूर जाने के लिए भागने लगी थी, पर क्योंकि वो वहाँ पे एसएस टज़ू के बैरियर के अंदर ट्रैप थी, इसलिए वो वहाँ से कहीं भाग भी नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मजबूरन उसे वहीं पे रुकना पड़ा था। पर वो वहाँ पे अभी भी उन्हें अपने पास आने के लिए मना कर रही थी। उस लड़की की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बन्ने क्रो जो कि वहाँ पे आगे बढ़ रहा था, वो खुद को वहीं पे रोककर चौंकते हुए कहता है, क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारे करीब आने से हम लोग मर जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो तुम ही हमारे ऊपर अटैक करते हुए हमें मारना चाहती थी, तो फिर भला अब तुम्हें अचानक से हमारी जान की इतनी ज्यादा चिंता क्यों हो रही है? और ये कहते कहते ही बन्ने क्रो के दिमाग में कुछ क्लिक होता है। वो खुद को ही वहाँ पे रुकते हुए कहता है कि रुको एक मिनट, कहीं तुमने थोड़ी देर पहले हमारे साथ वो फाइट भी इसलिए तो नहीं की थी क्योंकि तुम हमें यहाँ से डरा के भगाना चाहती थी? बन्ने क्रो की ये सारी बातें सुनकर भी हम देखते हैं कि वो लड़की उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देती। वो अभी भी वहाँ पे अपना मुंह छुपाए हुए काफी ज्यादा घबराई हुई दिखाई दे रही थी, जो देखकर बन्ने क्रो खुद वहाँ पे उस डिवाइन बैरियर के अंदर आते हुए उस लड़की को हिलाकर उससे पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम आखिर हमारे सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रही? अब बन्ने क्रो को तो वहाँ पे अपने इतने करीब देखकर वो लड़की वहाँ पे और भी ज्यादा डर चुकी थी। वो दोबारा वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए बन्ने क्रो से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो बेचारी वहीं पे लड़खड़ा के गिर गई थी। लेकिन फिर भी वो वहाँ पे पीछे की तरफ रेंगते हुए बन्ने क्रो से कहते हैं कि रुक जाओ, मेरे पास मत आना, प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे छुओ मत, दूर रहो मुझसे। और ये कहकर वो लड़की वहाँ पे खुद ब खुद ही बन्ने क्रो से पीछे हटने लगी थी, जो देखकर बन्ने क्रो वहाँ पे उसे कहता है कि ये देखो, तुम्हारी ब्लैक पावर ऑफ करप्शन यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही। असल में जब बन्ने क्रो ने वहाँ पे उस लड़की को छुआ था, तो उसके ऊपर ब्लैक पावर हावी होने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन क्योंकि बन्ने क्रो के चारों तरफ वहाँ पे एसएस टज़ू की बनाई हुई प्रोटेक्टिव शील्ड थी, तो इसलिए वो ब्लैक करप्शन पावर वहाँ पे एसएस टज़ू की बनाई हुई शील्ड की स्पर्श में आते ही वहीं पे खत्म हो गई थी। जो देखकर वहाँ पे बन्ने क्रो उसे कहता है, देखा तुमने, तुम्हारी ब्लैक पावर ऑफ करप्शन यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मुझे मेरे बॉस ने हमारे अपर रियलम की अब तक की सबसे पावरफुल शील्ड दी है, जिसके चलते तुम्हारी ब्लैक पावर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और तुम्हें भी यहाँ पे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे बॉस जो कि पूरे अपर रियलम के बिग बॉस हैं, उनके होते हुए यहाँ पे तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इवन मेरे बॉस यहाँ पे एक ही झटके में तुम्हारी बॉडी से उस ब्लैक पावर ऑफ करप्शन को खत्म कर सकते हैं। और ये कहते हुए बन्ने क्रो दोबारा वहाँ पे एसएस टज़ू के पास आ गया था, जो देखकर एसएस टज़ू भी वहाँ पे एक बार फिर से अपनी उंगली ऊपर उठाते हैं, और देखते ही देखते उन्होंने वहाँ पे अपनी ही पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने डिवाइन बैरियर को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन उसी के साथ अब वो लड़की वहाँ पे पूरी तरह से आजाद हो चुकी थी। एसएस टज़ू की उस पावरफुल डिवाइन ऑरा को देखकर अब धीरे धीरे वहाँ पे उस लड़की को भी एसएस टज़ू के ऊपर यकीन होने लगा था। इसलिए हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पे एसएस टज़ू के ऊपर अपना यकीन दिखाते हुए धीरे धीरे वहाँ पे एसएस टज़ू की तरफ आगे बढ़ने लगी थी। और साथ साथ वो वहाँ पे हैरान होते हुए ये भी कह रही थी, क्या तुम वाकई सच में मेरी आंखों के सामने हो? और ये कहकर उस लड़की ने वहाँ पे आगे बढ़ते हुए जाकर एसएस टज़ू की फिंगर को टच कर लिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसकी ब्लैक पावर वहाँ पे एसएस टज़ू के अंदर जाने की कोशिश करती है। लेकिन हम देखते हैं कि एसएस टज़ू की बॉडी के अंदर मौजूद प्योर डिवाइन ऑरा ने वहाँ पे देखते ही देखते उस ब्लैक पावर ऑफ करप्शन को वहाँ पे खत्म कर दिया था। जो देखकर बन्ने क्रो वहाँ पे स्माइल करते हुए उसे कहता है, देखा, मैंने तुम्हें बोला था ना कि मेरे बॉस को कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इवन वो तो यहाँ पे तुम्हें भी ठीक कर सकते हैं। बन्ने क्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि अचानक उस लड़की के फेस के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा प्यारी स्माइल आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे आज न जाने वो कितने वर्षों के बाद स्माइल कर रही है। वो वहाँ पे खुश होते हुए खुद से कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे छूने के बावजूद भी तुम लोग अभी तक जिंदा हो। और ये कहकर वो लड़की अचानक अपने घुटनों पे आकर वहाँ पे खुशी के मारे रोते हुए कहने लगी थी, तुम लोगों को तो मेरे छूने से भी कुछ नहीं हुआ, तुम उन बाकी सभी लोगों से बहुत ही ज्यादा अलग हो। उस लड़की की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बन्ने क्रो वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है कि कौन बाकी लोग? जिस पे वो लड़की वहाँ पे रोते हुए बन्ने क्रो को जवाब देते हुए कहते हैं कि आज तक जिस किसी ने भी मुझे छूने की कोशिश की है या जिसे मैंने छुआ हो, वो आज तक जिंदा नहीं बचा। और इस तरह न जाने कितने ही लोग आज तक मेरे हाथों से मारे गए, जिनमें मेरे अपने प्यारे भी शामिल थे। हालांकि मैं उनमें से किसी को भी नहीं मारना चाहती थी, लेकिन मेरे अंदर जो ये ब्लैक पावर है उसने किसी के ऊपर भी रहम नहीं दिखाया। वो एक एक करके यहाँ पे सभी को खत्म करती गई। आज इस जगह की जो भी हालत है उसकी सारी जिम्मेदार मैं हूँ। अगर मेरे अंदर वो ब्लैक पावर होती ही नहीं तो आज सभी लोग जिंदा होते और ये जगह भी पहले की तरह हरी भरी होती। और ये कहकर वो लड़की वहाँ पे जोर से रोते हुए खुद को ब्लेम करते हुए कहने लगी थी, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, मैं बहुत ही ज्यादा बुरी इंसान हूँ। उस लड़की को वहाँ पे इस तरह से रोते हुए देखकर हम देखते हैं कि बन्ने क्रो उसे वहाँ पे चुप करवाते हुए कहता है कि तुम रो क्यों रही हो, इस सब में तुम्हारी तो कोई भी गलती नहीं थी। और ये कहकर बन्ने क्रो वहाँ पे एसएस टज़ू से कहता है कि मुझे तो लगा था कि इस ब्लैक पावर ऑफ करप्शन का सोर्स कोई बहुत बड़ा इवल कल्टीवेटर होगा, जिसे खत्म करने में हमें बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, लेकिन यहाँ पे तो एक लड़की निकली जो कि अपने किए हुए कांडों के लिए बहुत ही ज्यादा दुखी है। बन्ने क्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसएस टज़ू जो कि वहाँ पे उस लड़की को बहुत ही गौर से देख रहे थे, वो अचानक ही वहाँ पे उस लड़की से सवाल करते हुए पूछते हैं, क्या तुम्हें कुछ याद है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था कि तुम्हारी बॉडी के अंदर ये ब्लैक पावर्स आ गई? जिसपे वो लड़की वहाँ पे रोते हुए एसएस टज़ू को जवाब देते हुए बताती है कि मुझे सबके बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि जब भी मैं पुरानी बातें याद करने की कोशिश करूँ तो वो सारी बातें मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ देती हैं। मेरा दिल कहता है कि मैं खुद को ही खत्म कर लूं, लेकिन ये ब्लैक पावर ऑफ करप्शन मुझे यहाँ पे खत्म भी नहीं होने देती। और ये कहकर वो लड़की वहाँ पे रोते रोते एसएस टज़ू को जवाब
जवाब देते हुए बताती है कि ये सब उसी पर्सन की वजह से हो रहा था जो कि आपकी तरह बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो भी एक दिन आपकी तरह अचानक ही हमारी इस थर्ड मरीडियन में आया था, लेकिन वो पर्सन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। इवन उसने यहाँ पे आते हुए मुझे अपने सभी प्यारों से दूर कर दिया था क्योंकि वो मुझे यहाँ पे और ज्यादा नहीं देखना चाहता था। काश मैंने उसी की ही बात मान ली होती तो कम से कम आज मेरे अपने प्यारे तो जिंदा होते। वही उस लड़की की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बन्ने करो वहाँ पे जल्दी से उसे सवाल करते हुए पूछता है कि कौन था वो। बन्ने करो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पे अपने दिमाग के ऊपर बहुत ही ज्यादा जोर डालने लगी थी, लेकिन हम देखते हैं कि उसे वहाँ पे उस पर्सन के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। लेकिन उसकी काटने वाली बात सुनकर ही हम देखते हैं कि सिस्टर ज़ू को वहाँ पे सारा माजरा समझ आ गया था और वो वहाँ पे थोड़ा सीरियस होते हुए कहते हैं तो इसका मतलब है कि उस पर्सन ने इसकी बॉडी एंड सोल का इस थर्ड मरीडियन के साथ कनेक्शन ही कट कर दिया था। मेरे ख्याल से वो पहले ही समझ चुके थे कि ये लड़की थर्ड मरीडियन के लिए खतरा है, इसलिए वो पर्सन पहले इसे थर्ड मरीडियन से अलग करना चाहता था। ऐसे तजू की बात सुनकर हम देखते हैं कि बन्ने करो भी वहाँ पे काफी हद तक उनकी बात समझ आ गई थी। वो वहाँ पे चौंकते हुए कहता है लेकिन इस मैजिक का इस्तेमाल तो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड मास्टर जूस नहीं कर सकते हैं। उन्होंने आखिरी बार इस मैजिक का इस्तेमाल करते हुए अपर रियलम से हेमन को अलग किया था, लेकिन वो सब तो ओल्ड मास्टर जूसियन को उस खतरनाक टेन बीस्ट और मिंगटेन की वजह से करना पड़ा था। लेकिन ये लड़की तो मुझे कहीं से भी गलत नहीं लग रही। क्या यहाँ पे कोई हिडन सीक्रेट छुपा हुआ है या फिर ओल्ड मास्टर जूसियन हमें यहाँ पे कोई हिंट देना चाह रहे हैं? बन्ने करो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सिस्टर ज़ू जिन्हें वहाँ पे सारा माजरा समझ आ चुका था, वो वहाँ पे बन्ने करो को जवाब देते हुए बताते हैं कि असल में वो थर्ड मरीडियन के अंदर फैली हुई सारी ब्लैक पावर ऑफ करप्शन को किसी एक ही जगह पे ठिकाने लगाना चाहते थे, क्योंकि हो सकता है कि वो इस ब्लैक पावर ऑफ करप्शन के सोर्स को खत्म ना कर पाए हो। इसलिए उन्होंने तलाश की एक ऐसी लड़की की जिसकी बॉडी से उसकी सोल को अलग करते हुए सारी ब्लैक पावर ऑफ करप्शन को उसकी बॉडी के अंदर ही ट्रैप किया जा सके, और ऐसी बॉडी मिली उन्हें इस लड़की की जो कि उस ब्लैक पावर ऑफ करप्शन को होल्ड करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने इस लड़की की बॉडी से इसकी सोल को अलग करते हुए सारी ब्लैक पावर ऑफ करप्शन इस लड़की की बॉडी के अंदर ही डाल दी होगी। ऐसे तजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बन्ने करो वहाँ पे कहता है कि वो सब तो मुझे समझ आ गया, लेकिन जिस मैजिक का इस्तेमाल करते हुए ऐसा किया गया है वो तो आपकी पूरी इमॉर्टल फैमिली में से या ओल्ड मास्टर जूसियन इस्तेमाल कर सकते थे, या फिर उनके बाद आप में से काफी सारे लोग मुझसे सवाल करते हुए पूछते रहते हैं कि मैं डोंगुओ कहाँ से देखता हूँ। तो इसलिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल के प्लेटफॉर्म के बारे में जहाँ से आप बहुत ही इजीली चाइनीज डोंगुआ देख सकते हैं। और इस प्लेटफॉर्म की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि इनके सबटाइटल्स बहुत ही ज्यादा कमाल के होते हैं। आपको उस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। वो तो आपकी पूरी इमॉर्टल फैमिली में से या ओल्ड मास्टर जूसियन इस्तेमाल कर सकते थे, या फिर उनके बाद आप, उसके अलावा तो कोई भी उस मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो फिर यहाँ पे आकर ये सब किसने किया होगा? और आप तो आज तक यहाँ पे आए नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये सब ओल्ड मास्टर जूसियन ने किया होगा। लेकिन उन्होंने ये सब किया क्यों होगा और इस सब के पीछे क्या वजह रही होगी? क्योंकि जहाँ तक मैं ओल्ड मास्टर जूसियन को जानता था वो ऐसे ही किसी लड़की की जान को खतरे में नहीं डाल सकते थे। बन्ने करो कि इन सारी बातों को वहाँ पे सिस्टर ज़ू के पास भी कोई जवाब नहीं था, पर इन सारी बातों का जवाब उन्हें वहाँ पे सेकंड मरीडियन के अंदर मिल सकता था। इसलिए हम देखते हैं कि अचानक सिस्टर ज़ू ने वहाँ पे आगे बढ़ते हुए अपना पावरफुल डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज कर दिया था, जो कि देखते ही देखते वहाँ पे सिर्फ एक ही पल में चारों तरफ पूरी मरीडियन में फैल चुका था। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे अचानक एक कैरेट टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन भी एक्टिवेट हो गई थी, और यही वो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन थी जो कि थर्ड मरीडियन को सेकंड मरीडियन के साथ जोड़ती थी, और यहीं से सेकंड मरीडियन के अंदर जाने का रास्ता था। पर जैसे वो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन वहाँ पे एक्टिवेट होती है तो उसके अंदर से हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगा था, और देखते ही देखते वहाँ पे इस फॉर्मेशन से कुछ वर्ड्स भी निकलकर बाहर आने लगे थे। जैसे पलकर बन्ने करो वहाँ पे चौंकते हुए कहता है कि न जाने क्यों ये टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन मुझे पहले भी कहीं देखी हुई लग रही है। और हाँ, याद आया, ये टेलीपोर्टेशन तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि मैं की टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन थी। तो इसका मतलब है कि थर्ड मरीडियन से सेकंड मरीडियन में जाने का रास्ता है, लेकिन ये टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन तो कह रही है कि इसे इस्तेमाल करने से पहले हमें रिपेयर करना होगा। और ये कहकर बन्ने करो वहाँ पे उस लड़की के पास आकर उसे सवाल करते हुए पूछता है, क्या तुम्हें इस फॉर्मेशन को रिपेयर करने के बारे में कुछ पता है? लेकिन अभी बन्ने करो वहाँ पे उस लड़की से ये सब पूछ ही रहा था कि तभी हम देखता है कि वो हेमली स्टोन अचानक ही वहाँ पे बाहर आ गया था, जो कि बाहर आते ही वहाँ पे सिस्टर ज़ू को बताते हुए कहता है कि फिफ्थ मरीडियन में मोस्टर ट्राइब के ऊपर हमला हो चुका है, जिसमें हमारे सभी लोग खतरे में हैं। उस हेमली स्टोन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पे सिस्टर ज़ू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था, जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें फिफ्थ मरीडियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस फ्लोटिंग ने मोस्टर ट्राइब के ऊपर हमला करते हुए वहाँ पे उनके काफी सारे लोगों को मार दिया था, जो देखकर पूरे मोस्टर ट्राइब में हड़बड़ी मच गई थी। हालांकि मिस उमा वहाँ पे अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वहाँ पे उस सबका कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। और तभी हम देखते हैं कि अचानक लिन सोन वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल रूट्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे मिस फ्लोटिंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मिस फ्लोटिंग तो वहाँ पे लिन सोन के सारे हमले ऐसे डॉज कर रही थी कि जैसे उसके सामने सारे हमले कोई मायने ही नहीं रखते। और इसी बीच हम देखते हैं कि निंगयू ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी से मिस फ्लोटिंग के पीछे आते हुए अपने स्पिरिचुअल लोटस फ्लावर्स को एक्टिवेट कर लिया था, और वो भी लगातार वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल लोटस फ्लावर्स की मदद से मिस फ्लोटिंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगी थी। लेकिन हम देखते हैं कि मिस फ्लोटिंग तो वहाँ पे निंगयू के हमलों को भी बहुत ही आसानी से डॉज कर पा रही थी, जो देखकर वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जैसे मिस फ्लोटिंग वहाँ पे उनके साथ खेल रही है। और तभी उसने वहाँ पे अपनी एक पीच की गुठली से निंगयू के ऊपर हमला कर दिया था। जैसे निंगयू ने वहाँ पे अपने सामने एक प्रोटेक्टिव हील लगाते हुए किसी तरह से रोक लिया था, जो देखकर मिस फ्लोटिंग ने अचानक वहाँ पे अपने अटैक का रुख मोड़ते हुए उसे वहाँ पे सुमो की तरफ कर दिया था। और ये अटैक अगर वहाँ पे मिस सुमो को लग जाता तो मिस सुमो को मरना तय था। इसलिए हम देखते हैं कि निंगयू और लिन जुआन दोनों वहाँ पे अपने पास को कंबाइन करते हुए जल्दी से वहाँ पे मिस सुमो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। हालांकि उन दोनों की कंबाइन पावर से बनाई हुई शील्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे मिस फ्लोटिंग के अटैक के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाती, और देखते ही देखते वो शील्ड वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस सुमो वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस
अटैक को रोकने की कोशिश करने लगी थी और उसने देखते ही देखते वहाँ पे उस अटैक को रोक लिया था। जो देखकर मिस सुमो अभी वहाँ पे खुश हो ही रही थी कि तभी उसकी नजर वहाँ पे पीछे जाती है जहाँ मिस फ्लोटिंग के उस अटैक की वजह से उसके मास्टर ट्राइब के 2 और साथी मारे जा चुके थे। जो देखकर हम देखते हैं कि सुमो को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो वहाँ पे गुस्से से पागल होते हुए कहती है फ्लोटिंग आई मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली। और ये कहकर जैसे ही सुमो वहाँ पे मिस फ्लोटिंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है तो अचानक लिन जुन और निंगजू ने आगे आते हुए वहाँ पे उसका रास्ता रोक लिया था। वो उसे वहीं पे रोकते हुए कहते हैं कि रुक जाओ, हम लोग इसका सामना नहीं कर सकते, हमें इसे यहाँ पे हराने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। निंगजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस फ्लोटिंग वापस स्माइल करते हुए उससे कहते हैं कि हनी तुम लोग चाहे यहाँ पे जो मर्जी कर लो लेकिन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम लोग यहाँ पे तब तक ही जिंदा हो जब तक मुझे यहाँ पे तुम लोगों के साथ खेलने में मजा आ रहा है। जब मैं यहाँ पे जरा सी भी बोर हुई तो मैं उसी समय तुम सभी को यहाँ पे खत्म कर दूंगी। मिस फ्लोटिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन जुन वहाँ पे गुस्से से खुद से ही कहता है अगर मेरा गुड स्टोन यहाँ पे मेरे पास होता तो मेरी पावर्स भी लिमिटेड नहीं होती और मैं यहाँ पे बहुत ही इजीली इस लड़की को हरा सकता था, लेकिन अफसोस अभी वो मेरे पास नहीं है। और अभी लिन जुन वहाँ पे गुस्से से ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है। जो आते ही लिन जुन वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है कि मैं तो ऐसे ही बेवकूफ की तरह से ऊपर हमला कर रहा था, हालांकि इससे निपटने का तो मेरे पास एक और रास्ता भी है कि तुम दोनों से जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मुझे यहाँ पे टाइम देना होगा। लिन जुन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस फ्लोटिंग भी वहाँ पे थोड़ा एक्साइटेड होते हुए उससे पूछती है कि आखिर अब तुम यहाँ पे कौन सी ट्रिक प्ले करने वाले हो। जिस पे हम देखते हैं कि मिस सुमो अचानक आगे बढ़ते हुए वहाँ पे उसे कहते हैं कि ये कोई ट्रिक नहीं है बल्कि हम लोग यहाँ पे तुम्हें खत्म करने का प्लान बना रहे हैं। और ये कहकर मिस सुमो ने अचानक वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मिस फ्लोटिंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि मिस फ्लोटिंग ने तो वहाँ पे अपने सामने प्रोटेक्टिव शील्ड लगाते हुए बहुत ही इजीली मिस सुमो के हमले को रोक लिया था। लेकिन उसी के साथ हम देखते हैं कि मिस फ्लोटिंग वहाँ पे और भी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहती है अब ये सब तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और अभी मिस फ्लोटिंग वहाँ पे सब कह ही रही थी कि तभी निंगजू ने भी पीछे से आगे बढ़ते हुए अचानक उसके ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि मिस फ्लोटिंग वहाँ पे निंगजू के हमले को भी बहुत ही इजीली डॉज करते हुए उल्टा वहाँ पे उसके ऊपर ही अटैक कर देती है और उसे वहाँ पे किक मारते हुए वहाँ से उठा के पीछे फेंक दिया था। और तब तक हम देखते हैं कि लिन जुन वहाँ पे अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक की तैयारी कर चुका था जिनके इस्तेमाल करते हुए उसने वहाँ पे एक बार फिर से मिस फ्लोटिंग के ऊपर हमला कर दिया था। जो देखकर अब की बार मिस फ्लोटिंग वहाँ पे थोड़ा गुस्से से लिन जुन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाले, मुझे तुम्हारी इन स्पिरिचुअल रूट्स को जल्द से ही उखाड़ना होगा। और ये कहते हुए मिस फ्लोटिंग अभी वहाँ पे लिन जुन की तरफ आगे बढ़ ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि एक साइड से अचानक निंगजू ने आगे बढ़ते हुए वहाँ पे मिस फ्लोटिंग को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मार दी थी, जिसके चलते हम देखते हैं कि मिस फ्लोटिंग भी वहाँ पे खिसकते हुए काफी पीछे चली गई थी। लेकिन हम देखते हैं कि उसने काफी हद तक वहाँ पे निंगजू के उस पावरफुल अटैक को रोक लिया था। जो देखकर मिस फ्लोटिंग वहाँ पे निंगजू को मजाक उड़ाते हुए कहती है बेवकूफ लड़की, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे अपनी कमजोर सी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए मुझे हरा लोगी। और ये कहकर उसने अचानक वहाँ पे निंगजू को उठाकर पीछे फेंक दिया था। और निंगजू वहाँ पे कुछ समझ पाती उससे पहले उसने निंगजू के ऊपर वहाँ पे फिर से बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जिससे निंगजू तो वहाँ पे किसी तरह से बच गई थी। लेकिन जैसे वो अटैक जाकर वहाँ पे माउंटेन के साथ टकराता है तो हम देखते हैं कि वो पूरा माउंटेन ही वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन हम देखते हैं कि सबके बावजूद भी निंगजू वहाँ पे अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब तो उसने वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल क्लोन्स को बनाते हुए तीनों तरफ से मिस फ्लोटिंग के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि मिस फ्लोटिंग वहाँ पे उस हर एक क्लोन को बराबरी की टक्कर देते हुए उससे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से पीट रही थी। और देखते ही देखते मिस फ्लोटिंग ने वहाँ पे एक साथ उसके तीनों क्लोन्स के ऊपर हमला करते हुए उन्हें वहाँ पे उठा के पीछे की तरफ फेंक दिया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि निंगजू की हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। जो देखकर मिस फ्लोटिंग भी वहाँ पे नीचे आते हुए उन तीनों से कहती है तो बताओ मुझे यहाँ पे तुम तीनों में से पहले कौन मरना चाहेगा। और ये कहते हुए जैसे मिस फ्लोटिंग वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो अचानक ही हम देखते हैं कि मिस सुमा वहाँ पे अपना तीर कमान लेके पहुंच चुकी थी, जैसे वो वहाँ पे मिस फ्लोटिंग की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है कि इतनी जल्दी क्या है, अभी तक ये फाइट खत्म नहीं हुई। और ये कहते हुए मिस फ्लोटिंग वहाँ पे अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक की तैयारी करने लगी थी। जो देखकर मिस फ्लोटिंग वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए उसे कहते हैं ओके अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे तुम्हारा खेल ही खत्म करती हूँ। और ये कहकर मिस फ्लोटिंग वहाँ पे बहुत ही तेजी से मिस सुमा के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि लिन जुन वहाँ पे अपने पावरफुल अटैक को रेडी कर चुका था। देखते ही देखते वो वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए हेवन 8 सिंबल्स एरे बनाने लगा था। और उस एरे फॉर्मेशन ने देखते ही देखते वहाँ पे उनके चारों तरफ वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रोटेक्टिव बैरियर बना दिया था। जो देखकर मिस फ्लोटिंग वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि मानना पड़ेगा तुम काफी ज्यादा समझदार हो, तुमने यहाँ पे अपने इन बेकासी स्पिरिचुअल रूट्स का इस्तेमाल करते हुए एक फॉर्मेशन ही बना डाली, पर अफसोस तुम्हारी इस सो कॉल्ड पावरफुल फॉर्मेशन की पावर भी मुझे यहाँ पे रोकने के लिए काफी नहीं है। जिस पे लिन जुन उससे कहता है कि मैंने इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, मैंने खुद को अपने हेवनली स्टोन के साथ जोड़ते हुए टाइम एंड स्पेस पावर को इस्तेमाल करके इस फॉर्मेशन को बनाया है, इसलिए तुम्हें इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना जितना ज्यादा आसान लग रहा है असल में उतना ज्यादा भी आसान नहीं होने वाला। लिन जुन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस फ्लोटिंग वापस स्माइल करते हुए उससे कहते हैं कि फिर तुम मुझे पहले ही माफ कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारी इन सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फेरने वाली हूँ। आज तक इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कि मेरे कपड़ों तक को भी छू पाया हो, तो फिर तुम्हारी ये सो कॉल्ड पावरफुल फॉर्मेशन तो मेरे सामने क्या ही चीज है। लेकिन लिन जुन का खेल तो अभी तक वहाँ पे खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि मिस फ्लोटिंग वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए ये सब कह ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि अचानक इस फॉर्मेशन के अंदर कुछ स्पेस एंड टाइम के पोर्टल्स बनने लगे थे, जिनसे हम देखते हैं कि एक एक करके एसेस्टर्स के सभी डिसेबल्स वहाँ पे बाहर आने लगे थे। और ये सीन देखने में वाकई काफी ज्यादा कूल लग रहा था। जबकि मिस फ्लोटिंग वापस स्माइल करते हुए उससे कहती है ओ तो तुम लोगों ने यहाँ पे मुझसे लड़ने के लिए अपनी आर्मी भी बुला ली, लेकिन मैं तुम लोगों को बता दूं कि सबका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। पर मिस फ्लोटिंग वहाँ पे ये बात कहा जानती थी कि एसेस्टर्स का हर एक डिसेबल खुद में ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। खैर इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। आप में से काफी सारे लोग मुझसे सवाल करते हुए पूछते रहते हैं कि मैं डोंगुओ कहाँ से देखता हूँ, तो इसलिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल के प्लेटफॉर्म के बारे में, जहाँ से आप बहुत ही इजीली चाइनीज डोंगुआ देख सकते
सकते हैं। और इस प्लेटफॉर्म की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि इनके सबटाइटल्स बहुत ही ज्यादा कमाल के होते हैं। आपको उस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या SSTZoo की आर्मी वहाँ पे मिस फ्लोटिंग का सामना कर पाएगी? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।